Vande Mataram, dear children, welcome to the session. Today we are going to discuss the very energetic and the very hot debated topic in the Indian economy, that which is referred to as the Farm Bill 2020. A Farm Bill 2020, what is this Farm Bill 2020 exactly, and on which particular grounds this bill is being opposed? ये बहुत important question है जो as a citizen of the India हम लोगों को सबको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता कि हमने किसी मीडिया पे देखा या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। सबसे पहले फार्म बिल को समझने की अगर अपने को तैयारी करनी है तो खुले दिल से तैयारी करनी है। ना यहाँ पे हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे किसी भी विपक्षी दल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बिल की। बिल को लेकर आने का एक देश में एक नियम होता है। कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट जब आता है देश में तो जो बिल आता है वो बिल अनाउंस करता है, और अनाउंस किए जाने के बाद एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिस सिस्टम से वो बिल आना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं जून 2020, जिस समय पे ये बिल लाया गया। इस बिल को लाने का सिस्टम क्या था? इस बिल को एक बिल के प्रोसेस की तरह लाया ही नहीं गया है। मुद्दा शुरू करो वहां से। फार्म बिल क्या है, हम इस पे आएंगे सेकेंड पार्ट में। हम सबसे पहले आते हैं कि इस बिल की आपको जरूरत क्यों थी। तो 29 नवंबर 2020 को मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह बताया पूरे देश को कि क्योंकि हम लोग विकास की राह पर चल रहे हैं और डेवलपमेंट लेकर आने के लिए रिफॉर्म्स की नीड होती है। हम सबको मालूम है कि 1991 में हम लोगों ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेकर आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट वाज अ रिफॉर्म। उस रिफॉर्म को भी उस समय बहुत ज्यादा ऑपोजिशन मिला था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद हम जाके हमारे देश को विदेशी ताकतों के हाथ में वापस से बेच आए हैं। कोई भी रिफॉर्म आता है बेटा, उसका ऑपोजिशन तो तय है, होना ही होना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर फार्म बिल का भी कुछ लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन यहाँ मुद्दे की बात पर आते हैं कि यस, 29 नवंबर को मिस्टर मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ भाई ये रिफॉर्म जो है ये नीडेड है और इस रिफॉर्म के बेसिस पे ही डेवलपमेंट होगा। अग्रीड। बिना रिफॉर्म लाए, बिना क्रांति लाए आप किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं ला सकते, ठीक है। पर अगर ये क्रांति जरूरी थी और अगर ये रिफॉर्म जरूरी था, इस बिल का पार्लियामेंट में अगर आना जरूरी था, तो क्या हमारी सरकार पार्लियामेंट सेशन का वेट नहीं कर सकती थी? इसको स्टार्ट करो यहां से कि द फार्म बिल 2020 हैज नॉट बीन अनाउंस्ड इन अ पार्लियामेंट्री सेशन। किसी भी संसद सत्र में इस बिल का गठन नहीं हुआ है, इस बिल को रीड आउट नहीं किया गया है। इस बिल को हम लेकर आए हैं थ्रू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है अध्यादेश, राइट? अध्यादेश कब रेज होता है? कैन बोथ ऑफ यू टेल मी? किसी भी देश में अध्यादेश कब आते हैं? हाँ, तो प्रेसिडेंट इसको कर देता है। तो जून 2020 की अगर बात की जाए तो जून 2020 में जो भारत है वो किस चीज से जूझ रहा था? जून 2020 में भारत में चल रहा था लॉकडाउन, राइट? मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हो चुके थे हमारे लॉकडाउन को आते आते यहाँ पे। अब इस समय जून में थोड़ा थोड़ा करके हमारा सब पूरा जो हायरार्की है वो थोड़ा थोड़ा करके वर्किंग में आ चुकी थी। लेकिन क्या जून 2020 में ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में थी जिस स्थिति में किसानों को कोई नुकसान होना था? ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में नहीं थी। ना युद्ध स्थिति थी, आपातकालीन स्थिति कोविड-19 की चल रही है। और आपातकालीन स्थिति एक अलग चीज होती है। ऑर्डिनेंसेस कब आते हैं? सबसे पहले इसको समझो कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपके लिए आता है जो डायरेक्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आता है, जिसको पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस नहीं किया जाता है, और ये अनाउंस होते हैं इमरजेंसीज में। कब अनाउंस होते हैं? इमरजेंसीज में, राइट? जिसमें सीधा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद अनाउंस कर दिया जाता है कि ये एक बिल बन चुका है। तो हमारे देश में जून 2020 में ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति किसानों के लिए थी जिसके दौरान आप एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक फार्म बिल लेकर आए, जिससे भारत में कम से कम 62% जो किसान हैं उन लोगों की पूरी लाइफस्टाइल सकते में आ गई है? पहली चीज।
क्या है ये? पहली चीज कि इसको जो रेज आपने किया है, इसको रेज करने का तरीका ही सही नहीं था। अगर फार्म बिल एक रिफॉर्म है तो उसे डेमोक्रेटिक पैटर्न से अनाउंस क्यों नहीं किया गया? आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर एक बिल अनाउंस हुआ है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप लोगों के सबके लिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों के लिए आ रही है, आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा पता है, डिस्कशन चल रहा है। 2 साल पहले से टीचर्स से रिकमेंडेशन मांगने शुरू कर लिए गए थे कि आप लोग क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं, कि नई शिक्षा नीति आपकी किस तरीके की होगी। क्या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चनिंग किसानों से किया गया है पिछले कुछ सालों में? आप किसी भी सर्वे को उठा के देख लें, किसी भी तरीके का सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ है कि किसान क्या चाहता है। तो आप जिसके बेनिफिट के लिए बिल लेकर आ रहे हो, आप उससे कुछ भी नहीं पूछ रहे हो, और दूसरा आप उसको डेमोक्रेटिकली पैटर्न से ना लाते हुए आप उसको कैसे लेकर आ रहे हो? एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो पहली चीज तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है। बट चलो, किसान हैं, इलिटरेट हैं, उन्हें अध्यादेश और बिल वगैरह इतनी सारी चीजों से लेना देना नहीं है। जैसे अभी हम लोग अपनी बात करें, हम 11th-12th में फिलहाल पढ़ रहे हैं और ऑर्डिनेंस हम में से सारे लोग नहीं जानते, राइट? इट्स नॉट अ वेरी कॉमन टर्म। तो चलो, इस पॉइंट को हम रख देते हैं अलग। अब दूसरी बात आती है, जैसे ही पिछले कुछ दिनों से जैसे ही मैं किसी से पूछती हूं कि भैया फार्म बिल का अपोज क्यों कर रहे हैं, या फार्म बिल जो है वो बेसिकली क्या है, तो 99% लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा है कि मैडम अब किसान अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है, अब वो मंडी के अधीन नहीं है। आप में से मुझे कोई भी ये बताएगा कि आप में से कितने लोगों ने फार्मर से पूछा है कि वो अभी तक अपने अनाज कहां बेचते थे? आप बिल के बारे में सिर्फ एक चीज हमें बता रहे हैं, हाँ ये बिल का पार्ट है कि किसान अपना अनाज मंडी के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने किसानों के पास जाके सर्वे करके ये पूछा है कि अभी तक आप अपना अनाज किसको बेचते हो? जब कभी भी हमें किसी भी फैक्ट एंड फिगर की जरूरत होती है तो हम बेस करते हैं स्टैटिस्टिकल फैक्ट एंड फिगर पे। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस है हमारे यहाँ पे, 2 स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हम सब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जानते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे आपको ये बताता है इंडिया में जो 100% किसान हैं, इस 100% किसान में से सिर्फ 6% किसान ऐसा है जो मंडी जाता है। बाकी का जो 94% किसान है वो ऑलरेडी अपनी जो प्रोड्यूस है उसको ओपन मार्केट में ही सेल करता है। यू कैन चेक दिस सर्वे ऑन गूगल, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ एनएसएसओ। फायदा किसका हुआ है? एनएसएसओ का काम कम हो गया, अब उसको इतना भी सर्वे करने की जरूरत नहीं है। किसान तो ऑलरेडी क्या करता है, किसान ऑलरेडी अपनी जो प्रोड्यूस है उस प्रोड्यूस को वो कहां पे सेल कर रहा है? किसान ऑलरेडी अपनी प्रोड्यूस को 94% किसान ओपन मार्केट में ही सेल करता है और कहीं सेल करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मंडी में उसको उतना फायदा नहीं मिलने वाला है। तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास जा रहा है? वो ओपन मार्केट के पास जा रहा है। तो ये जो एक लाइन आप लोगों को पता है कि किसान बिल में जो किसान है वो अपनी प्रोड्यूस कहीं पे भी सेल कर सकता है, एक भी किसान इस पॉइंट का विरोध कर ही नहीं रहा है। विरोध इस बात पे है ही नहीं फार्म बिल में। पॉइंट क्लियर हुआ? द पॉइंट दैट यू आर अवेयर, द प्रोटेस्ट इज नॉट फॉर दैट पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसको डेमोक्रेटिकली आप लेकर आए ही नहीं है। दूसरा, जो ऑर्डिनरी किसान है उसमें से 94% किसान अपनी प्रोड्यूस ओपन मार्केट में ही बेचता है, तो इस बिल में इस लाइन के अटैच होने से उसको कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो अब रही बात कि मंडी के जो लोग हैं वो अपनी सीट खो देंगे या उन लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा या कुछ भी होगा, अभी तक भी तो यही चल रहा है ना, ढर्रा अभी तक एक्चुअली यही चल रहा है। तो इससे इन लोगों को किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। वरना खुद इमेजिन करके देखो कि अगर एग्जैक्टली इन जो बिचौलिए होते हैं, इन लोगों को जिसको अड़ती कहा जाता है, राइट, एक्चुअल में अगर ये बिचौलियों को या मिडिलमैन को कोई फर्क पड़ रहा होता तो सड़कों पे कौन होता? सड़कों पे किसान होते या मिडिलमैन होते? मिडिलमैन होते। बट मिडिलमैन तो कुछ बोल ही नहीं रहे, दे आर स्पीचलेस राइट नाउ। यानी कि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा प्रोटेस्ट का है ही नहीं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द प्रोटेस्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली इंक्लूडेड इन द फार्म बिल? तो जब अपन यहाँ पे फार्म बिल 2020 की बात कर रहे हैं, तो फार्म बिल बेसिकली विच इज बीइंग अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इन द ईयर 2020 इज द कल्बिनेशन ऑफ 3 बिल्स।
इसमें कुल मिला के कितने बिल अनाउंस किए गए हैं? इसमें कुल मिला के 3 बिल अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से जो एक पर्टिकुलर बिल है दैट राइट नाउ द farmers will be capable of selling their produce in the anywhere part of the India is one of the part, right? इन 3 बिल में से जो पहला बिल है, उस पहले बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्या है इस बिल में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आगे से पढ़ लो, पीछे से पढ़ लो, ऊपर से पढ़ लो, नीचे से पढ़ लो, दाएं ले लो, बाएं ले लो, इस बिल का प्रोटेस्ट बनता ही नहीं है। इस बिल का प्रोटेस्ट बनता ही नहीं है और ना ही कोई कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज वन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फार्म बिल अनाउंस्ड इन 2020। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है, जैसे सपोज करो कि आप लोग यहाँ पे पतंजलि, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, दैट यू आर बिलोंगिंग टू अ कंपनी कॉल्ड एज पतंजलि, राइट? पतंजलि के बिस्किट्स बनते हैं, मैदे के नहीं बनते, आटे के बनते हैं। यानी कि पतंजलि कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है? गेहूं, राइट? गेहूं उसको रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। अब अगर उसको गेहूं रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए, वो मंडी में जाएगा या वो किसान के पास जाएगा? वो किसान के पास जाएगा। अब उसे जो गेहूं चाहिए, उसे 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 100 क्विंटल चाहिए क्या? लैक्स ऑफ क्विंटल्स में उसे गेहूं चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो 1 या 2 किसान को अप्रोच नहीं करेगा, वो गांव के गांव को अप्रोच करेगा, राइट? उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पतंजलि कंपनी ने, सपोज करो कि ये एक्स विलेज है, इस एक्स विलेज को अप्रोच किया। ये मिस्टर एक्स का खेत है, वाई का खेत है, जेड का खेत है, यू का खेत है, ए का खेत है, इन सब लोगों के खेत हैं। कलेक्टिवली इन सब लोगों से क्या हो चुका है? कलेक्टिवली इन सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप जो गेहूं उगा रहे हैं वो आप मुझे देंगे। फार्मर्स ने बोला क्यों? पतंजलि ने बोला जब आप मार्केट में गेहूं लेकर जाओगे आपको 15 रुपए मिलेंगे, मैं 20 रुपए दूंगा। गुड, ऑल दी फार्मर्स सेड यस। मतलब गेहूं उगा नहीं है, उसके पहले प्राइस डिटरमाइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वेरी गुड मूव, राइट? यहां पे क्या हो गया? जो फार्मर्स हैं वो भी अब बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे कि भाई उन्होंने गेहूं नहीं उगाया है, उसके पहले उनको फसल की कीमत क्या मिल गई है? तय हो चुकी है। अच्छी चीज है, कोई बुरी नहीं है, ये हमारे किसानों का डेवलपमेंट करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। बस इसमें दिक्कत का एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि अगर सपोज करो कि मार्केट में इस समय जो गेहूं की कीमत है वो हो गई है 50 रुपए। अब इसमें से ये जो बंदा है और ये जो बंदा है, ये मुकर गए, नहीं यार मार्केट में तो मेरे को 50 रुपए मिल रहा है, मैं 20 रुपए में पतंजलि को क्यों बेचूं? इन्होंने या तो पतंजलि से डेटा छुपा लिया या इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो दोनों को सेफगार्ड करने वाली कमिटी नहीं है इस बिल में। सेटलमेंट कमिटी होना चाहिए कि भाई इस चीज का सेटलमेंट कौन करेगा, तो इस चीज के सेटलमेंट कमिटी में लूप होल है। इसका जो प्रोटेस्ट थोड़े बहुत किसान कर रहे हैं, वो थोड़े बहुत किसानों का प्रोटेस्ट सिर्फ एक पॉइंट पर है, और वो पॉइंट क्या है कि यहां पे जो आपने सेटलमेंट कमिटी है आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो लोगों का ये कहना है कि अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ये कहते हैं कि सेटलमेंट कमिटी में इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप वहां पे जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, आप उसको सुदृढ़ करो। आप गांव के मुखिया को सेटलमेंट कमिटी का हेड बना दो। गांव के मुखिया का चयन किसने किया है? डेमोक्रेसी ने। अब उसे कंपनी प्यारी है या वोटर्स प्यारे हैं? उसे वोटर्स प्यारे हैं, वो सेटलमेंट करेगा किसान के हक में। कंपनी भी उससे डरेगी क्योंकि कंपनी उसको खरीद नहीं पाएगी क्योंकि उसको वोटर्स प्यारे हैं। ये लूप होल है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। हाउएवर इसका अपोज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये क्लियर करो कि अब किसान अपनी प्रोड्यूस सीधे प्रोड्यूसर्स को बेच सकता है, इसका अपोज नहीं हो रहा है। किसान सीधा सीधा अपनी जो प्रोड्यूस है उसको ओपन मार्केट में बेच सकता है। हां ये बिल का पार्ट है, बट इसका ऑपोजिशन नहीं है। यानी कि वी आर नॉट ऑपोजिंग द एम्पावरमेंट एक्ट। ये किसान को क्या कर रहा है? ये किसान को एम्पावर कर रहा है। तो हम एम्पावरमेंट का अपोज नहीं कर रहे, और बनता भी नहीं है। आप भी अगर आज इस जगह होते तो आप बोलते कि नहीं यार मैडम ये तो अच्छी चीज है। अब मैं डायरेक्टली किसी भी कंपनी के साथ क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और मुझे पता है कि हाँ मैं अब निश्चिंत हूं। तो ये निश्चिंतता है।
So the oppose is not on this particular part. So the first part of the bill which is giving empowerment to the farmers is a very good move taken in the Farm Bill 2020, right? Then what is the second particular bill that is being opposed? अब यहाँ पे जिसका opposition है वो है second वाला हमारा part, जिस part में आपके पास आ रही है Essential Commodities Act. जो इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट है, इन इसेंशियल कमोडिटीज को क्या कर दिया गया है, इस इसेंशियल कमोडिटीज को अमेंड कर दिया गया है. तो अब ये इसेंशियल कमोडिटीज क्या होती हैं? गेहूं, चावल, नमक, शक्कर, तेल आर दी इसेंशियल कमोडिटीज, राइट? जैसे कि जब भी हम बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम की, तो मिड डे मील प्रोग्राम में हम क्या प्रॉमिस करते हैं? हम मिड डे मील प्रोग्राम में रोटी, दाल, चावल प्रॉमिस करते हैं, पिज्जा, बर्गर हम प्रॉमिस नहीं करते. वी प्रॉमिस दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द रोटी चपाती. ओके, तो जो ये इसेंशियल कमोडिटीज हैं, इन इसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर एक कंसेप्ट चलता है. होता ये है कि इन कमोडिटीज का स्टॉक नहीं कर सकते आप. स्टॉक मतलब भंडारण. क्या नहीं कर सकते आप? इनका भंडारण नहीं कर सकते. इनके हिंदी टर्म्स याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो हिंदी में पढ़ने में मिलेंगे. तो इनका भंडारण नहीं हो सकता है. अब इनका भंडारण क्यों नहीं हो सकता मैडम? इनका भंडारण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गेहूं का भंडारण जब हुआ करता था तो जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करते थे? वो गेहूं को छुपा लेते थे अपने अपने गोडाउन्स में. अब गोडाउन्स में उन्होंने गेहूं को छुपा लिया, मार्केट में उन्होंने आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर दी, यानी कि उन्होंने जो मंदी है उसे क्रिएट कर दिया. अब ये मंदी वो कब तक क्रिएट रखेंगे? ये तब तक क्रिएट रखेंगे जब तक क्या नहीं हो जाता? जब तक उसका भाव नहीं बढ़ जाता. और जैसे ही भाव बढ़ेगा आप अपनी प्रोड्यूस को क्या करोगे? निकालना शुरू करोगे. आर्टिफिशियल स्केर्सिटी से जो प्राइस बढ़ेगा उसका पूरा का पूरा बोझ किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा. एंड कंज्यूमर किस पे आने वाला है? दूसरा, इस अमेंडमेंट बिल में ये लिखा है कि द सीरियल्स, व्हीट, पल्सेस आर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी. तो भैया तुम्हारा देश क्या डेवलप्ड हो चुका है कि वो गेहूं चावल अफोर्ड कर सकता है? अब ये एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आ रहे. एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आ रहे मतलब इनका भंडारण कर सकते हो. अब सपोज करो कि आपने इनका भंडारण कर लिया, ठीक है, आपने बोला कि मैम इसके पास भंडारण है, आपने शिकायत कर दी पुलिस में, ठीक है. अब पुलिस इनके गोडाउन पे आई कि भाई हमको आपके इस पे क्या करना है? छापा मारना है. क्यों मारना है छापा? ये क्वेश्चन. अभी इनको डरने की जरूरत नहीं है. रिद्धि ने जो अपने पास स्टॉक कर रखा है, अब रिद्धि को डरने की जरूरत नहीं है. रिद्धि जो भी इनके पास चेकिंग के लिए आया है, रिद्धि उससे 2 क्वेश्चन पूछेगी. क्या इस समय कंट्री में वॉर चल रहा है? मैं पुलिस ऑफिसर की तरह आई हूं, मैंने बोला नहीं. ओके, क्या इस समय कंट्री में आपातकालीन स्थिति है? नहीं. ये मुझे बोलेगी गेट आउट. हु आर यू टू चेक? क्योंकि ये बिल अब मुझे ये कह रहा है कि भंडारण सिर्फ 2 ही स्थिति में चेक किया जा सकेगा, या तो देश में युद्ध चल रहा हो या आपातकालीन स्थिति हो. इन दोनों कंडीशन में भंडारण नहीं कर सकते बस. अब इसके अलावा आप भंडारण कर सकते हो. नाउ टेल मी, मैंने आपसे, आप एक किसान हैं, मैंने आपसे कमोडिटी खरीद ली 10 रुपए में, मैंने कर लिया उसका स्टॉक, मैंने बेच दिया उसको 30 रुपए में. Who is the basic one who is suffering? Second, consumer. आप और मैं. पर आपको और मेरे को तो कोई लेना देना इन चीजों से है ही नहीं. चल रहा है प्रोटेस्ट, चल रहा होगा, कोई कर रहा होगा, क्या करना है मैडम? हम तो 91 रुपीज पे भी पेट्रोल पे गाड़ी उड़ाने वाले लोग हैं. 92 हो गया कि 95 हो गया? कहां से भरवाया तुमने 95 का पेट्रोल? अकेले भरवाना तुम, सारी गाड़ियां इसी को दे दो, ये भरवाएगा. 95 हो गया पेट्रोल? क्या बात कर रहे हो? और नहीं, अमीरों की बात नहीं करते भाई, हम 91 वाले गरीब ही अच्छे हैं. हम गरीब वाले जो पेट्रोल है वो फिलहाल 91 वाला ही मिल रहा है हमारे यहाँ पे, तो राइट. तो जब हम 91 रुपये पेट्रोल होने पर भी गाड़ी उड़ा लेते हैं तो सोचो कि इस प्रोटेस्ट से तो हमारा कोई लेना देना निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि बेसिकली हमें पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट हो किस चीज का रहा है. इसका सीधा सीधा असर, शुक्र करो कि कोई तुम्हारे बदले में प्रोटेस्ट करने को तो खड़ा है. कल जब इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो क्या करोगे?
क्योंकि तुम्हारे लिए तो प्राइस बढ़ाने वाला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाली कोई स्कीम नहीं आई है यहां पे। ये बेसिकली एक ऐसी चीज है फॉर विच द फार्मर्स आर नॉट अग्रीइंग। And now when you will read this particular bill, you yourself will say कि no madam, I do not agree even if I am not a farmer। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपकी बात में क्यों मानूं, तो चलो आप मेरी बात मत मानो, मैं आपको ये बिल पढ़ के बता देती हूँ कि what this bill exactly is saying। ये बिल कह रहा है कि Essential Commodities Amendment Act 2020 removes foodstuff such as cereal, pulses, potato, onion, edible oil seed and oils from the list of essential commodities। सबसे ज्यादा खेती इन्हीं चीजों की होती है, इन चीजों को essential commodities में से हटा दिया गया है। रिमूविंग स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, और इनके ऊपर भंडारण की लिमिट को हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इसका कितना भी भंडारण कर सकता है। अभी तो सिर्फ प्याज 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। फर्दर व्हाट इज गोइंग टू हैपन यू डोंट नो, राइट। Further it is written except under extraordinary circumstances, and what the extraordinary circumstances are? The war and the emergency situation। Further requires that imposition of any stock limit on agricultural produce be based on the price rise। और इसकी लिमिट किस पे आएगी? आप प्राइस बढ़ने दो। जब आप अति में प्राइस बढ़ा दोगे तो सरकार बोल देगी कि आप भंडारण रिलीज कर। Now tell me who is the basic one who is getting benefit from this particular act? You are intelligent enough now कि आपने क्या कर दिया है, आपने इसके ऊपर से प्रॉपरली आपकी पूरी की पूरी लिमिट को क्या कर दिया, आपकी पूरी की पूरी लिमिट को आपने हटा दिया। आपने ये बोल दिया कि लिमिट आप कब लगाएंगे? आप लिमिट लगाएंगे जब आपके पास इमरजेंसी की सिचुएशन है या जब प्राइस बढ़ चुका है। तो सरकार का ये कहना है कि हम प्राइस बढ़ा के तुमको फायदा ही तो दे रहे हैं, बट उसका अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? और हमको तो कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों करे मैडम प्रोटेस्ट? ये किसान है, किसान जाने, सरकार है, सरकार जाने, हमें तो पता भी नहीं है फार्म बिल क्या है। अब सोचो कि ये हमारा नेग्लिजेंस है। एक्चुअली प्रोटेस्टर तो किसी होना चाहिए, मतलब आलू प्याज एसेंशियल कमोडिटी नहीं है हमारे देश में। अब oil seed is not essential commodity, cereal is not essential commodity, pulses is not, तो essential बचा क्या? पनीर। एक्चुअली पूछने वाली बात है कि मतलब अब मेरे लिए essential बचा क्या है? तो न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से? essential commodity का मतलब है PDS। अब यहां पे सरकार ने अपना पूरा बर्डन खेल से खत्म कर लिया, अब उसे PDS की जरूरत ही नहीं है। आपने ओपन मार्केट में सेल करा, जिसको स्टॉक करना था उसने स्टॉक कर लिया, काम खत्म हो गया। किसका रोल पार्ट कम हो गया है? यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल पार्ट पूरा पूरा कम हो गया है और पूरा बर्डन आ गया है मार्केट के ऊपर। अ बिगिनिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अ बिगिनिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गॉट द 2 पॉइंट्स ऑफ द बिल। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई इशू नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहे हैं और इसमें अपोजिशन जैसी कोई बात थी भी नहीं कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, हाँ एम्पावरमेंट मिलेगा, किसान अपनी फसलों को लेकर ज्यादा सुदृढ़ हो सकेंगे, लेकिन जब आपने उसकी लिमिट ही हटा दी तो आप अननेसेसरी प्राइस को क्या करेंगे? अब अननेसेसरी प्राइसेस बढ़ेंगे। सरकार का काम कितना होता है? सरकार का काम होता है क्रूड ऑयल का प्राइस 1 पैसे से बढ़ा दिया उसने। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर 1 पैसे से बढ़ेगा, उससे रिलेटेड पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन सबका प्राइस बढ़ जाएगा। सब क्रूड ऑयल से बनते हैं। पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं सारे ट्रक, ट्रकों में जाता है रॉ मटेरियल इधर से उधर। ट्रक वाले क्या बोलेंगे? भाड़ा बढ़ गया गाड़ी का। गाड़ी का भाड़ा उसने बढ़ाया, सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बढ़ा हुआ गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा वरना उसका मटेरियल रुक जाएगा। गाड़ी भाड़ा कम्स अंडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट प्रोड्यूसर विल से? मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। वो 10 रुपए की जगह कमोडिटी को कितने पे बेचेगा? 11 पे बेचेगा। क्या बोलेगा? अब आप बोलो सरकार ने प्राइस बढ़ाया, सरकार बोला मैंने क्या करा? क्रूड ऑयल का प्राइस मैंने तो 0.1 पैसे से बढ़ाया था। हाँ, हु सेइंग समथिंग? उसने तो क्या बोल दिया? उसने तो ये बोला कि मैंने तो सिर्फ क्रूड ऑयल का प्राइस क्या बढ़ाया, तो तुमने सिर्फ लिमिट की क्या करी है? लिमिट हटाई है। अब उसका आफ्टर मैथ इफेक्ट यू ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर।
You people are well versed enough in this कि what will happen if this limit is being not there in the bill, right? तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके बिल का सेकेंड पार्ट है, जिस सेकेंड पार्ट पे क्या हो रहा है, जिस सेकेंड पार्ट पे लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑपोजिशन कर रहे हैं। अब आती है इसमें इसके थर्ड पार्ट की बात कि जो अपना फार्म बिल है, इस फार्म बिल का थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट भी थोड़ा सा क्रूशियल है, इसको समझने की जरूरत है हमें। फार्म बिल का जो थर्ड वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज सेइंग दैट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। जो आपकी प्रोड्यूस है हम उसको प्रमोट भी करेंगे, उसको फैसिलिटेट भी करेंगे, विच एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ ट्रेड एरियाज फार्मर्स प्रोड्यूस टू सिलेक्ट एरिया एनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कलेक्शन एंड एग्रीगेशन। कहीं पे भी प्रोड्यूस करो, कहीं पे भी कलेक्ट करो, कहीं पे भी उसको एग्रीगेट करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगी, ई ट्रेडिंग होगी, सारे फार्म प्रोड्यूस शेड्यूल्ड हो जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर मार्केट फी नहीं लगा पाएगा। Which type of market will be welcoming in the market? Perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा, मेन मार्केट फॉर्म होता है। जैसे ही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आएगा तो क्या होगा, एक इमेजिनरी सिचुएशन आपके पास यहाँ पे अराइज होगी। उस सिचुएशन में क्या होता है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट, slowly and gradually the market will be determining the price on its own, and when the price will be determined on my own, we all know what is going to be the condition, क्योंकि हम सबको मालूम है। अब आप बोलेंगे कि मैडम अगर है भी ऐसा तो थोड़ा सब्र कर लेते हैं ना, रुक जाते हैं, देख लेते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो बेटा लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो आप तब देख सकते हो ना जब लोगों में इक्वालिटी हो। आप मेरे से बात कर रहे हो, सपोज करो कि ये आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पे उज्जैन है, यहाँ पे इंदौर है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जैसे ही आप 1 इंच बदलते हो मिट्टी की क्वालिटी बदलती है, बदलती है मिट्टी की क्वालिटी, उर्वरकता बदल जाती है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस बदल जाती हैं। हम यहाँ से इंदौर तक जाते हैं, उसी के बीच में धर्मपुरी में कभी बरसात मिलती है और इंदौर तक जाते जाते कभी बिल्कुल सूखा मिलता है। इतनी सी चीज में हमारा जो जमीन है उसकी क्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ये चारों की प्रोड्यूस सेम हो जाएगी, और क्या गारंटी है कि ये वाले एरिया का जो किसान है इसको बेनिफिट ही होना है। हो सकता है कि इसको बेनिफिट मिल गया हो, पर व्हाट इज द गारंटी दैट दिस विल बी देइंग, क्योंकि अब तो स्टेट गवर्नमेंट लीवे ही नहीं कर रहा है ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं भाई इसका जो प्रोड्यूस मेरे पास आया है वो तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे प्रोड्यूस की वो क्वालिटी नहीं है। तो व्हाट विल हैपन टू दीज टू थिंग्स, रूरल क्रेडिट की जरूरत इसको भी है, रूरल क्रेडिट की जरूरत इसको भी है। हम सब जानते हैं कि जो किसान है वो क्रेडिट लेके अपना काम चलाते हैं, सब जानते हैं हम लोग ये। अब अगर ये क्रेडिट लेके चला रहे हैं तो इस किसान का क्या होगा यहाँ पे। तो यानी कि एक्चुअली थ्रू दिस बिल सम और द अदर वेयर गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड इट्स ओन बर्डन ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स एंड हैज लेड द अल्टीमेट डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ द एंड कंज्यूमर। अब लगे हाथ इसमें एम्पावरमेंट बिल भी देख लो। एम्पावरमेंट बिल आपके पास कह रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क रहेगा, फार्मर्स विल एंटर इनटू अ प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैंने सबसे पहले समझा दिया कि वो प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बन जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है यानी कि एम्पावरमेंट वाला जो पार्ट है, दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस बिल। फार्मर्स व्हेन दे आर प्रोटेस्टिंग दे आर नॉट टेलिंग ऑफ रिवोकिंग द बिल, they are not telling of the revoking of the bill, they are telling to make a amendment in the bill so that the things which are not going to have the immediate effect can be resolved to a certain extent. अब बताओ इस पूरे बिल में ये बिल कब कहा प्रोटेस्टर्स ने कि ये मोदी विरोधी बिल है, या किसने कहा कि ये पार्टी के ऑपोजिशन में बोल रहे हैं? No, it is about the knowledge of the bill and about the aftermath effect of the bill. The part which is very well welcomed, we are not protesting and nobody is protesting. Even after understanding the bill, आप खुद भी उस पार्ट को प्रोटेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि मैडम अगर कल मैं किसान बनना चाहूँ तो अच्छा है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे लिए, या फिर ये बोलोगे कि मैडम मेरे लिए तो एक करियर ऑप्शन खुल गया, मेरी तो 15 किलोमीटर दूर एक जमीन बढ़ी है, अच्छा है मैं तो चिप्स बनाने वाली कंपनी को बोल दूंगा लो आलू तुम्हारे लिए मैं बो रहा हूँ, वेरी गुड, आई एम एम्पावर्ड। साथ में मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन आ गया। इधर मेरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लगा दिए, मैं शहर में दूसरा काम कर रहा हूँ, मेरी तो इनकम डबल हो गई। तो जो चीज मेरे हित की है मैं उसको अपोज क्यों करूंगी?
लेकिन हित में मेरे नहीं है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। अब इसका जिक्र तो है ही नहीं कहीं। जो पॉइंट ऑपोजिशन का है उसका जिक्र कर रहा है कोई? तो ऑपोजिशन का जिक्र करो ना कि भाई हम जिक्र किस चीज का कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, या व्हेन वी आर केपेबल ऑफ सेलिंग आवर प्रोड्यूस इन द ओपन मार्केट, हम उसका अपोज कर ही नहीं रहे हैं, because that doesn't contain any opposition as per the fact of the NSSO that has been raised very clearly. This is the farm bill जो शुरुआत से जब से आया है तब से ही डेमोक्रेटिकली नहीं आया है, और फार्मर इसको इवेट करने को नहीं कह रहे हैं। जो आपके देश के किसान इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट लेकर आओ, जिसके लिए गवर्नमेंट इज वेरी रिजिड एंड इज डिनाइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड कि इट विल नॉट बी अमेंडेड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइन। सो दिस इज व्हाट इज द करंट डिबेट गोइंग ऑन इन इंडियन इकोनॉमी, राइट। रही बात इसमें एमएसपी वगैरह की, तो हाँ एमएसपी और ये जो सिस्टम है आपके, या फिर अगर अपन बात करें ये जो बिचौलिए हमारे होते हैं, ये तो चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिन चीजों में करप्शन बहुत जड़ तक फैल चुका है, तो ये तो अगर हट भी जाएंगी हमारे यहाँ से तो किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो उसका भी प्रोटेस्ट यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, वो तो आप हटाओगे तो आपके मार्केट के ही बेनिफिट में है। So we have to understand the farm bill, and why we have discussed this farm bill is not to protest or not to support, it's only to know the reality about what the bill is. The decision purely lies in your hands whether you support it or whether you oppose it. Neither we promote any support, neither we promote any opposition. सबका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं, पर हाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने के पहले, क्योंकि आजकल सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, एफबी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इंस्टा यूनिवर्सिटी चलाते हैं, किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने के पहले बस एक बार ये देख लो कि उसमें आपका स्टैंड शामिल है या नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट। हैविंग एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी ऑफ यू? No? If you are having, then you can watch the things again and then you can put up the questions. Thank you so much.